कह सकते हैं कि किसी भी धर्म ग्रंथ से ऊपर का ग्रंथ है, उसमें समाहित किया है। आज उसकी परिनिर्वाण तिथि के अवसर पर मैं आप सबों का हृदय से सम्मान करता हूँ। मित्रों, आज के युग में, आज के समय में भी बहुत से संविधानविद हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कमी तो खलती है। इस शख्स ने जिंदगी के उन कठिनाइयों को झेला है, शायद जिसको झेलने के बाद लोग टूट जाते हैं, चलने की हिम्मत नहीं करते, कदम आगे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इस शख्स ने अपने लड़खड़ाते कदमों में भी ताकत दी, चलना सीखा, दौड़ना सीखा और समाज को एक रोशनी प्रदान करने का कार्य किया। आज जिस संविधान की दुहाई हम सभी देते हैं, सारे राजनीतिक दल देते हैं, उस संविधान की परिकल्पना कभी मूर्त रूप नहीं ले पाती अगर ये बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं होता। और आपको बताऊं, मैंने भी अध्ययन किया है, मैंने भी इस बात की गहराई में जाने का प्रयास किया है कि आखिर बाबा भीमराव अंबेडकर को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, दूसरे लोगों को क्यों नहीं बनाया गया। यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। उस समय तमाम प्रबुद्ध लोग थे, लेकिन ये जिम्मेवारी, जबकि कहा जाता है कि उस समय की मानसिकता एक सामंती मानसिकता थी, फिर भी बाबा भीमराव अंबेडकर को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई, आपको पता है। बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान, ज्यादा क्वालिफाइड हिंदुस्तान तो छोड़िए, वर्ल्ड में नहीं कोई था। और आपको यह भी बताते हैं कि इनकी पीड़ा जब ये लंदन से अपनी तमाम डिग्रीज को कंप्लीट करके भारत आए, इनके पास 36 डिग्रियां थी। और आप समझ लीजिए, उस जमाने में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोडक्ट रहे हैं, तो इनको नौकरी की कमी नहीं थी। भारत आने के बाद इनको नौकरी मिल गई, गुजरात में मिली, गुजरात में इन्होंने नौकरी ज्वाइन भी की। लेकिन उस समय भी, जैसा कि हमारे अरुण भाई कहा करते हैं और तमाम मित्र कहा करते हैं, सामाजिक बुराइयां थी इनके साथ। सामाजिक वैमनस्यता के तहत भेदभाव तो किया गया, उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति हमें नहीं हो सकती है। उन बुराइयों को दूर करने के लिए हम सबों को एक साथ मिल करके आगे आना पड़ेगा। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। इतना विद्वान आदमी, जिसने 36 डिग्रियां प्राप्त करके, जिसको कई विषयों पर, कई भाषाओं पर पकड़ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ उस तरह का भेदभाव किया गया। अंततः उन्होंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन हमारे अरुण भाई जानते होंगे, उसी गुजरात में एक संकल्प स्थल बनाया गया है। उन्होंने उस संकल्प स्थल पर जाकर निर्णय लिया कि नहीं, मैं लड़ूंगा, और तब तक लड़ूंगा जब तक कि समाज के अंतिम पायदान में बैठने वाले लोगों के आंखों के आंसू खत्म नहीं हो जाए। और मित्रों, उसके बाद बाबा साहब द्वारा बनाया गया ये संविधान हमारे बीच में आया, और आज हम उसी संविधान के बदौलत इस न्यायालय में न्यायिक कार्य कर रहे हैं, अधिवक्ता के रूप में अधिकृत है। तो मैं तो कहता हूं कि यूं तो समंदर में खाली मका होते नहीं, यूं तो समंदर में खाली मका होते नहीं, लाख मोती है मगर इस आब का मोती नहीं। मैं और क्या बताऊं, हमारे तमाम वक्ताओं ने बहुत सी बातें आप लोगों के बीच रखी हैं। मैं बड़ी गंभीरता से और बड़ी संजीदगी से इस बात को रखना चाहता हूं। अरुण भाई हैं, प्रेम भाई हैं, सभी लोग, आप सभी लोग हैं, कि बाबा भीमराव अंबेडकर को किसी विशेष वर्ग की परिधि में बांध कर नहीं रखा जा सकता। यह उनके व्यक्तित्व के लिए अनुकूल नहीं होगा। वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरी मानवता को अपने अंदर समाहित करता है, पूरी मानवता को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबके पूजनीय हैं, जितना प्रेम पासवान के पूजनीय हैं, जितना हमारे भाई के पूजनीय हैं, उतना हमारे भी पूजनीय हैं, उतना सभी के पूजनीय है और देश के पूजनीय है। और उनकी चिंता उस वर्गों के लिए थी जो दबे कुचले कमजोर थे, जिनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। आज भी चाहे वो जिस वर्ग के हो, जिस जाति के लोग हों,
अगर दबे हैं, कुचले हैं, कमजोर हैं, तो उनकी आवाज को सुनने की व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में किया। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो